आपको भी करनी है, ये नहीं सोचना है कि पापा का नाम का क्या होगा। जैसे 18 साल की उम्र का बच्चा है, दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। मान लीजिए कोई गाली दे दी उसने, मेरे पास वो फोन आया किसी का कि आपके बेटा ने गाली दी, तो मैंने कहा तो ठीक तो है, 17-18 साल के बच्चे से एक आध गाली दे रहे तो इसमें बताने क्या बात है, नॉर्मल बात है, समय पे सीख जाएगा, हम भी देते थे, बाद में छोड़ दी। तो वो जिस सर्कल में, मैं उसको हमेशा ये समझाता हूँ कि भाई जो नॉर्मल है जरूर करना है, कहीं लगे गलत है बात कर लेना, पूछ लेना। सर आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं विकास जी, उन पे ऐसे प्रेशर्स हैं, फैमिली के प्रेशर्स की आपने सक्सीड करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर आपने नहीं किया तो फैमिली बर्बाद हो जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, जो स्टैंडर्ड लाइंस बच्चों को दिया जाता है दैट यू हैव नो सेकंड ऑप्शन, यही ऑप्शन है। तो जब वो आपके पास आते हैं, आप प्रॉबेबली उनको कहते हैं कि नहीं, दैट्स नॉट द वे। अब वो कहाँ, एक गुरु जो कह रहा है वो अलग है, जो माँ बाप कह रहे हैं वो अलग है, वो कैसे बैलेंस करें इन दोनों चीज़ों को? देखिए, माँ बाप जो कहते हैं उससे ज़्यादा असर माँ बाप की कंडीशंस को देख के बच्चों पे होता है। अगर घर में स्ट्रगल ज़्यादा है तो बच्चे कनेक्टेड तो हैं ही, वैल्यू सिस्टम तो यही है कि माँ बाप का ध्यान रखना है, वो फील करते हैं कि पेरेंट्स के लिए हमें बहुत कुछ करना है। जिन घरों में पेरेंट्स बार बार कहते हैं कि एक अटेम्प्ट है, वहाँ तो मैंने देखा कि बच्चे लगभग नफरत करने लगते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि दबाव इतना ज़्यादा उन पे होता है। जहाँ पेरेंट्स कुछ कहते नहीं हैं पर बच्चे फील करते हैं, वहाँ सम्मान का भाव ज़्यादा रहता है, कमिटमेंट का भाव ज़्यादा रहता है उनके अंदर। पर ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें कोई गारंटी किसी की होती नहीं है। मैं पहली क्लास में साफ कहता हूँ कि गारंटी बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती है। मैं भी दूंगा एग्ज़ाम तो गारंटी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की नेचर ऐसी, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप 1 से 2 साल या 2.5 साल ठीक से पढ़ते हो, आपकी लिखने की क्षमता ठीक है, तो आईएएस में या पीसीएस में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी मैं लगभग गारंटी दे सकता हूँ। और मैं देखता हूँ ऐसा हो भी जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि सिंसियर कैंडिडेट्स जो 2-3 साल ठीक से पढ़ते हैं बहुत कम है। सिविल सर्विसेज में 1000 से ऊपर सीट्स आजकल आती हैं, अभी शायद और बढ़ने वाली हैं। पीसीएस के सारे स्टेट्स को मिलाएंगे वो सीट्स भी कम से कम 1000-2000 हर साल आती हैं। 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से मेरा अनुमान है कि 1 लाख के आसपास सीरियस होते हैं। एक साल में 2,500-3,500 वैकेंसीज होती हैं। तो ये उतनी मुश्किल प्रपोजिशन है नहीं। अगर आपने पढ़ाई ठीक से की है, लिखने का स्टाइल आपका ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात बन जाती है। लेकिन अगर आप नॉन सीरियस हैं, फिर तो भारत में कहीं भी आपका बहुत बड़ा स्कोप नहीं बनता, किसी भी फील्ड में नहीं बनता है। मैं भी बॉम्बे में गया हुआ था कुछ दिन पहले। हमारे एक दोस्त हैं जो फिल्मी एक्ट्रेसेस के लिए कास्टिंग करते हैं, बड़ी कंपनी है उनकी। तो मैं उनके ऑफिस में था, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कितने बच्चे एक दिन में आते होंगे कि हमें एक्टर बनना है। आई वॉज शॉक्ड जब उन्होंने कहा कि ये संख्या 5,500 से 6,000 के बीच है एक दिन की। बाप रे। तो लगभग 2 लाख बच्चे या 2.25 लाख बच्चे हर महीने मुंबई पहुंचते हैं एक्टर्स बनने के लिए, क्योंकि वो सारी सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं ना कि रेल की पटरी के साइड में हमने तो कंपटीशन भारत में, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कम है जी, कंपटीशन ज्यादा है। क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए घरों के अंदर वैल्यू सिस्टम क्या है, फर्स्ट आना है। इसलिए वो जिंदगी भर फर्स्ट आते रहते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते जिंदगी को। और अमेरिका में कॉलेज ज्यादा हैं, उतने स्ट्रगल है नहीं। वहाँ तो क्या बोलते हैं कि बहुत मुश्किल जब कॉलेज बोलते हैं वहाँ, क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ बच्चे रहते हैं वहाँ, कि इस कॉलेज में 6 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होता है। वाह वाह। और जब मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ लाखों 600 में से भी नहीं है, 6 लाख में से 1। हाँ। तो तब उन्हें समझ में आता है कंपटीशन क्या है। तो जब 6 में 1 वाला मामला है, और नहीं तो दूसरा कॉलेज है जहाँ 3 में 1 का और है। ठीक, वो मेरे को एक किस्सा याद है, वो डेंटिस्ट्री कोई पढ़ने गया था आगे, तो उन्होंने कहा कि एक्सट्रैक्शंस तुमने कितने देखे हैं एमडी, मतलब तो इसे देखे, तो मैं तो रोज करता था एक्सट्रैक्शंस। जैसे रोज करते थे आप एक्सट्रैक्शन? कहते हैं हाँ, मतलब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था।
कहते कितने करते थे? 15-20 एक्सट्रैक्शंस तो दिन में होते थे, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर देयर वाज अ पीरियड जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होती थी, हाँ। इतनी एक्सट्रैक्शन ही कर दो, निकाल दो दांत, यू नो। तो कहते 15-20 एक्सट्रैक्शन, कहते यहाँ पे 15 साल काम करने के बाद भी यू विल नॉट डू 15 एक्सट्रैक्शंस इन अ मंथ। यस। और वहां पे 15-20 एक रोज। बीडीएस का कोर्स करके जब वो इंटर्नशिप भी कर रहा होता है तो वो एक्सट्रैक्शन हाँ, करता वही। है बीडीएस के बाद। सो दीज आर द काइंड ऑफ नंबर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यू नो। सो आई कैन वेल अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं कि comparison is odious. You can't compare the American system with the Indian Yes, system, yes. you know. Yes, we were talking about, sorry, your cases में digress कर गई, but it is true that जो families जो कहते हैं कि जो नहीं कहते हैं, students get Emotionally. इमोशनली थिंग। और जो आप कोटा में देख रहे हैं सर, आई मीन वो जो सुइसाइड्स हो रहे हैं उसके लिए, व्हाई इज इट दैट वी डोंट हैव मोर देन टीचिंग, इवन काउंसलिंग? इट्स नॉट इनफ, ऑब्वियसली जो काउंसलिंग होती भी है, इट इज नॉट इनफ। आई मीन Yes. अ स्टूडेंट कमिंग टू दिस लेवल ऑफ सुइसाइड इज टेरेबल। इसके लिए आप क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए? हाउ टू डू दिस नाउ, हाउ टू सॉर्ट ये दिस आउट? कोटा की जो कहानी है वो दिल्ली से काफ़ी अलग है। उसकी बड़ी वजह है कि वहाँ जो बच्चे हैं उनकी एज काफ़ी कम है। जनरली 10वीं के बाद से बच्चे वहाँ होते हैं, कभी कभी 5वीं 6वीं क्लास से ही चले जाते हैं। तो मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे 6वीं 7वीं क्लास से वहाँ पढ़ रहे हैं। 6वीं क्लास का मतलब है 11 साल का बच्चा, और 10वीं का मतलब 15 साल का बच्चा हुआ। 15 से 18-19 की उम्र में वहाँ मेजर चंक है बच्चों का। ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र में बच्चों को ऐसी जगह छोड़ना जहाँ इतना कंपटीशन हो अपने आप में रिस्की है, बहुत रिस्की है। कोटा में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाते भी हैं, 1-2 फ्रेंड्स जो सिविल सर्वेंट्स वहाँ रहे, कलेक्टर भी रहे। जब मेरी उनसे बातें हुई तो कोटा में सुसाइड सिर्फ इसलिए नहीं तो एक एग्ज़ाम का प्रेशर है, वो तो एक पक्ष है ही। कई बच्चे हैं एग्ज़ाम, कई बच्चे अंदर से उन वैल्यूज़ को इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि उनको फर्स्ट ही आना है। अब पेरेंट्स नहीं कह रहे हैं, वो तो बचपन में कह रहे थे, पीयर प्रेशर। अब तो पेरेंट्स कह रहे बेटा तुम बस पढ़ लो आराम से, पर वो इतना प्रेशर ले चुके हैं कि उनको फर्स्ट आना ही आना है। वो नंबर कम आ गए, 2 नंबर कम आए, वो झेल नहीं पा रहे उस चीज़ को। मैं दिल्ली में एक ऐसा केस जानता हूँ, एक बच्ची ने सुसाइड किया हमारे पड़ोस में ही। उसका एग्ज़ाम 12वीं क्लास का बिगड़ गया था एक, और बिगड़ने का मतलब ये था कि उसके मार्क्स शायद 100 नहीं आ पाएंगे, 90s में आ पाएंगे। उसने जंप लगा दिया छत से, कोमा में रही कुछ दिन, कुछ मतलब ऐसे वुंड्स हुए। मुझे इतना दुख होता है सोच के कि बाद में सीबीएसई ने उस पेपर को कैंसिल करके फिर से लिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। और वो बच्ची उस पेपर की वजह से मर गई। उसके बाद 10-15 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। एक तो वो उम्र ऐसी है कि झेलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन बच्चों ने, और जितना मैं जानता हूँ उस बच्चे की फैमिली के बारे में, मुझे लगता नहीं कि डायरेक्ट प्रेशर कभी रहा होगा। कई बार बच्चे खुद भी उस चीज़ को इंटरनलाइज कर लेते हैं कि उनको लगता है कि अगर मैं फर्स्ट नहीं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो रेड फ्लैग्स कैसे पता लगे कि हमारा बच्चा जो जब है? जब आपका बच्चा ये कहे कि पापा मुझे टॉप करना है या मम्मी मुझे टॉप करना है, आपको समझाना है कि नहीं, टॉप नहीं करना है, समझना है, रैंक कुछ भी आए कोशिश करनी है कि अच्छी पढ़ाई हो, समझाना है। अच्छी पढ़ाई और समझ के आप समझ रहे हैं, चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं, वो पढ़ाई का मतलब है। कोटा में जो बच्चे हैं, आप सोचिए 15 या 13 की उम्र से 18-19 की उम्र है, इम्प्रेशनेबल, पहली मोहब्बत भी उसी उम्र में होती है। हजारों लड़के लड़कियां वहाँ पढ़ते हैं, घर से दूर रहते हैं, घर से दूर आज़ादी भी है, तो आकर्षण होता है, प्रेम होता है, ब्रेकअप होते हैं। उस उम्र में ब्रेकअप को झेलना कितना मुश्किल होता है। वहाँ पेरेंट्स हैं नहीं जिनसे बात कर सकें, अनकंडीशनल रिश्ता वहाँ एक भी साथ में नहीं है। भाई कोई बड़ा भाई हो, बहन हो, ऐसा दोस्त जिससे कंपटीशन ना हो। कंपटीशन होती दोस्ती कहाँ बचती है फिर। अपने मोहल्ले में थे तो पेरेंट्स भी थे, अंकल आंटी भी थे, चाचा भी थे, दोस्त भी थे। ऐसे दोस्त जिनसे कंपटीशन कभी नहीं होने वाला है, वो भी थे। उस पूरे इकोसिस्टम से आपने उसको निकाल के एक जगह रख दिया जहाँ इमोशनल स्कोप है ही नहीं उसके पास। ऐसा ब्रोकन बच्चा कैसे संभलेगा? फिर पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है कई बार कि हम भेजा ही, हमने तो भेजा है, इतना खर्चा किया है,
खेत बेचा, ये खेत बेचने वाली कहानियाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, कई लोग बेचते भी हैं। लेकिन खेत अगर बेचना भी है पेरेंट को, मान लीजिए, तो बच्चे को बताना नहीं चाहिए। आप 15 साल के बच्चे को बता रहे हैं कि तेरे लिए खेत बेच दिया, तो उस पर दबाव कितना आएगा उसके बाद। और हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हम सबके बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो सकते, कोई ऑर्डिनरी मानने बच्चे को हैं। तैयार नहीं है ना। हमने तो मान लिया है, हमें टेंशन नहीं है भाई। बच्चा है, ठीक है, हजारों बच्चे हैं, उनमें एक हमारा भी है, बहुत महान नहीं है। कल को क्या पता हो जाए, जैसे मेरे पेरेंट्स को मेरी 12वीं क्लास तक वो होपलेस हो चुके थे। हम 3 भाई हैं, बाकी दोनों भाई काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मैं नहीं कर पा रहा था, मैं सबसे छोटा हूँ। आप पे भी प्रेशर नहीं था जब बाकी भाई अच्छे कर रहे तो? था, लेकिन क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर थे तो उनको ये एहसास भी था कि ज़्यादा प्रेशर ना हो तो ठीक है। हाँ। तो ऐसा प्रेशर नहीं, और क्योंकि मेरे फादर को ये भरोसा था कि मैं पॉलिटिक्स में तो अच्छा कर ही लूँगा और उनकी भी इच्छा थी कि मैं जाऊँ पॉलिटिक्स में, मेरी भी इच्छा थी। तो एक संगति बन गई थी, सहमति बन गई थी कि ठीक है, पढ़ाई नहीं तो पॉलिटिक्स करेगा, MP बनेगा, PM बनेगा। काफी उदार स्वभाव के थे आपके हाँ, पिताजी। वो अभी भी हैं, उतने ही उदार हैं। हाँ। इस मामले में बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसे नहीं होता, एटलीस्ट क्योंकि आप और मैं एक ही जनरेशन के हैं कि या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, और अगर ये दो नहीं हो सकते तो UPSC लो। उस जनरेशन में और कोई स्कोप नहीं थी। ये जो होटल मैनेजमेंट वगैरह हाँ, से वो अलग ही बात थी, होता था वो भी थोड़ा सा। हाँ, बट देयर वाज अ सर्टेन फैमिलीज जहाँ पे ये trend ज्यादा एटलीस्ट था। बेटियों को तो नहीं बेटियों भेजते को थे तो उस टाइम। मेरे लिए वो ऑप्शन नहीं था। तो आई नो कि ना मैंने मेडिकल किया ना मैंने इंजीनियरिंग किया, तो फिर अब BEd कर लो टाइप्स वो होता था, ये होता था। कि कम से कम शादी के बाद कुछ काम कर लेगी। और मेरे फादर असल में जहाँ से हैं, जब वो 4 साल के थे भारत का पार्टीशन हुआ था और वो जो हिस्सा पाकिस्तान बन गया, वहाँ से आए थे। कहाँ से? वहाँ मुल्तान एक जगह है पंजाब में, उसमें मुजफ्फरगढ़ एक तो मुल्तानी जिला था। बोलते हैं घर में आप? हाँ, वो पेरेंट्स बोलते थे। मेरी माँ तब 1 साल की थी। तो वो जितना झेल के यहाँ आए, रेफ्यूजी बन के कई साल रहे, तो हिम्मत तो हमारे परिवार में बाय डिफॉल्ट है। तो करेज तो इतना है कि अगर बच्चा बोले कि मैं PM बनना चाहता हूँ तो कोई रोकता नहीं है कि जाओ ट्राई करो। तो पार्टीशन के एक हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, गुजराल साहब आए थे। वो भी पार्टीशन जनरेशन के हैं, वो आडवाणी भी जी आए भी थे। वहीं से थे। हाँ, अडवाणी जी कराची से। हाँ, कराची से। पर पंजाब से जो आए वो गुजराल साहब हैं। हाँ, वो बने थे। वो भी उनकी फैमिली जो थी वो भी पहले जब आई थी पूरी की पूरी फैमिली रेफ्यूजी के तौर पर आए थे। सो व्हाई नॉट? हाँ जी, योर फैमिली आल्सो हैड अच्छा, आप इसलिए कह रही हैं हाँ, कि वो बन सकते हैं तो ये बन सकते हैं। नहीं, अब मेरा वैसा अरमान नहीं है, उस जमाने में था। हाँ, अब तो मैं बहुत ही नॉन पॉलिटिकल टाइप का व्यक्ति हूँ, हाँ। और मैं उसमें सुकून में रहता हूँ। सो योर फादर सेड कि ठीक है, पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं, लेकिन जा सकते नहीं, हाँ, जाओ, मैंने तो जरूर जाओ। लेकिन वो आपने परस्यू नहीं किया? नहीं, मैंने परस्यू किया कुछ समय तक। मैं डूसू का इलेक्शन लड़ने के मूड में था। कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना तय था मेरा 93 में। लेकिन उससे एकदम पहले अयोध्या वाला मामला हुआ दिसंबर 92 में। तो 93 में बहुत टेंस सिचुएशन हमारे कॉलेज में उस समय थी। हाँ। तो जब इलेक्शन तय था कि मैं लड़ूंगा ही, तो फिर मेरे कुछ सीनियर्स जो ABVP से जुड़े हुए। কোন পার্টি বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে আপনার রাজ্যে রাজনীতিবিদরা কি সঠিক? तो वो जो हमारा दोस्त था वो दिल्ली पुलिस से लिंक्ड था, उसके पेरेंट्स वगैरह काफ़ी लंबा चौड़ा, लड़ाई करने में सक्षम बहुत ज़्यादा। तो शायद सुरक्षा को देखते हुए, पता नहीं क्या था, ये फैसला हुआ। तो मैं इलेक्शन